हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई करते भी रहिए। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और इसके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। अपनी पढ़ाई में पूरे मेहनत से पूरी तैयारी से लगे रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारे 24 जून के करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन और देनी थी। पिछले एक वीक से आपकी क्लासेस कंटिन्यू नहीं आ पाई हैं। मैं कहीं बिजी थी, किसी कारणवश मैं क्लास नहीं डाल पाई। तो कल और परसों यानी 2 दिन के अंदर आपको जितनी भी क्लासेस हैं वो सब प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। तो ये आपकी 24 जून वाली क्लास, इसे कवर करें और इसके बाद जितनी भी आपकी एक वीक की क्लासेस बची हैं उनको 2 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैबिनेट द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो जो वधावन बंदरगाह परियोजना है ये किस राज्य में स्थित है? तो हम बात कर रहे हैं वधावन बंदरगाह परियोजना की। तो ये स्थित है आपकी महाराष्ट्र। जो वधावन है वो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। तो कैबिनेट द्वारा इसे मंजूरी मिल गई है। ये क्या है? पोर्ट ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के तहत बनाया जाएगा इसको। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में कोई मौजूदा बंदरगाह नहीं है और नए सिरे से नया बंदरगाह बनाया जाएगा, इसको हम ग्रीनफील्ड परियोजना कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे फिर से देख लीजिए। यानी जब किसी क्षेत्र में कोई बंदरगाह है नहीं और उसमें नए सिरे से एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहता है। ठीक है। इसका निर्माण कौन करेगा? इसका निर्माण करेगा वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है। जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे VPPL, वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, इसका जो है निर्माण करेगा। और इसके निर्माण की जो कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी? वो है लगभग 76,200 करोड़ रुपए। ठीक है। जो सारे काम करेगी, अधिभूमि, पहले भूमि अधिग्रहण होगा, फिर मुख्य बुनियादी ढांचा और टर्मिनल के विकास में जितने भी अमाउंट है ये 76,200 करोड़ ये प्रयोग की जाएगी। ठीक है। भारत के बंदरगाहों की बात कर लेते हैं। तो जो भारत में बंदरगाह हैं उनको दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक है बड़े बंदरगाह जिन्हें हम मेजर पोर्ट्स कहते हैं, एक है नॉन मेजर पोर्ट्स। ठीक है, यानी लघु बंदरगाह। ठीक है। भारत के बंदरगाह दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तो हो गए मेजर पोर्ट यानी बड़े बंदरगाह, दूसरे हो गए लघु यानी छोटे, नॉन मेजर पोर्ट्स। कुछ बड़े बंदरगाह हैं, ये क्या? तो ये जो बड़े बंदरगाह हैं हमारे भारत के, ये पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण में आते। ठीक है। और अब देखिए भारत में बात करते हैं तो भारत में जो बड़े बंदर 12 जो हैं वो बड़े बंदरगाह हैं। भारत में जो बड़े बंदरगाह हैं वो कितने हैं? 12 हैं। और छोटे बंदरगाहों की बात करें तो ये जो बंदरगाह है समुद्री राज्य, ये क्या है? संबंधित राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब आप देख लीजिए, देखिए जो 12 जो बड़े बंदरगाह होते हैं वो आते हैं हमारे पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इसके अंडर में आते हैं। छोटे बंदरगाह जो है हमारे ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये किसके में आते हैं? राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य सरकार। ठीक है, ये राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। और लघु बंदरगाहों की बात करें तो भारत में 200 छोटे बंदरगाह हैं, यानी 200 तो लघु बंदरगाह हैं और 12 जो है वो बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, छोटे कितने हो गए? 200। अच्छा, अब थोड़े से हम मेन मेन बंदरगाह जान लेते हैं। तो देखिए आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है। ये मेन मेन आपके मेन मेन हमारे पोर्ट्स हैं। तो देखिए कांडला, वाडीनार, मुंबई, न्हावा शावा, अरेबियन सी में है ये, मोरमुगुआ, मैंगलोर, कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता। ठीक है, ये हमारे बंदरगाह हैं। आपको इनकी लोकेशंस पता चल गई होंगी। कभी भविष्य में ऐसा हो कहीं आपको लिखना पड़े ऐसे राइटिंग में या उसमें, तो इस तरीके से इन्हें शो जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये आपको इसलिए शो किया गया है ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए कि आपने सुना ही होगा, बस अभी तक बंदरगाह पढ़े होंगे, लेकिन देखेंगे मैप में इस तरीके से तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये कौन सा बंदरगाह कहाँ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? आपको पता है प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? ये बने हैं भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, तो ये कौन है? 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए उड़ीसा से बीजेपी सांसद हैं ये भर्तृहरि मेहताब। इनको लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आपको पता है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है। अब आपको देखते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। आपको पता होगा ये सदन का अस्थायी अध्यक्ष होता है। ये तब तक के लिए बनाया जाता है जब तक एक स्पीकर, जो लोकसभा का जो स्पीकर है, तब तक उसकी नियुक्ति नहीं हो जाती। उस समय तक के लिए जो स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। जैसे ही जो रेगुलर स्पीकर होते हैं, जैसे ही उनका जो उसमें वो चार्ज में आ जाते हैं, इनका ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? जब तक स्थायी स्पीकर की चुनाव नहीं होता तब तक के लिए जो स्पीकर चुना जाता है उसे हम प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। और प्रोटेम स्पीकर मतलब वास्तविकता क्या है कि जब स्पीकर के वास्तव में रेगुलर रूप में आते ही प्रोटेम स्पीकर का जो कार्य है वो समाप्त हो जाता है। ये किसमें आता है? इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत आती है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखिए चर्चा में है तो आप आर्टिकल 95 याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 95 को याद रखिएगा। प्रोटेम स्पीकर इसके तहत आता है। चलिए, इसका कार्य क्या है? निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया को संचालित करना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पद्म भूषण से सम्मानित नर्तक सीवी चंद्रशेखर का निधन हो गया है। ये किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए जो सीवी चंद्रशेखर है ये किससे संबंधित है? ये भरतनाट्यम से ये संबंधित। ठीक है, इनका निधन हो गया है। इनका बर्थ प्लेस क्या था? इनका बर्थ प्लेस था शिमला। ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला वर्ष 2011 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इन्हें 1993 में। कालिदास सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ इन्हें वर्ष 2008 में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। भारतीय सेना यानी थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी डेप्यूटी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। ये किसे बनाया गया है? तो देखिए ये बनाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल जो NS राजा सुब्रमणी है, इन्हें आर्मी का, इंडियन आर्मी का डेप्यूटी चीफ बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा हैं, इनको पूर्व उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के स्थान पर नियुक्त किया गया है। आपको पता है उपेंद्र द्विवेदी को अभी अभी इंडियन आर्मी चीफ बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। जो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी हैं, ये 1985 में गढ़वाल राइफल्स में ये नियुक्त हुए थे और वर्तमान में ये मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। अभी हम चीफ के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आपको पता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? ये हैं जनरल अनिल चौहान। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर नोट कीजिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। आर्मी के अभी अध्यक्ष कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी और ये 30वें चीफ है आर्मी के। ठीक है, अगला है भारतीय नौसेना की बात हो रही है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? ये है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ये 26वें हैं। आगे देखते हैं वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और ये कौन से नंबर के हैं? 27वें नंबर के ये चीफ हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम कब मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं हम 23 जून को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। बात करते हैं वर्ष 2024 की, तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की जो थीम रही है, यानी इस वर्ष 23 जून को थीम क्या रही है? थीम रही है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, क्या थीम रही है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। हिस्ट्री जान लेते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। पहली बार ये हमने मनाया था 1948 में और ये जो तारीख है ये किस लिए इंपॉर्टेंट है 23 जून? तो देखिए 23 जून 1994 को क्या हुआ था, जो पियरे दी कुबर्तीन थे, इन्होंने पेरिस में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की थी। उसी स्थापना को मार्केबल बनाने के लिए, उसी स्थापना को
मेमोरेबल बनाने के लिए 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। आपको पता है ये एक गैर लाभकारी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाख इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्लू प्लेनेट अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बात हो रही है ब्लू प्लेनेट अवार्ड 2024 की। तो देखिए वैसे तो इससे सम्मानित किया गया है IPBES को, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। ये कंपनी है, बट इसके जो चीफ हैं, ये किसको इन्हें अवार्ड जो दिया गया है, ये है रॉबर्ट कोस्टान। ठीक है, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ये इस कंपनी के चीफ हैं। ये अवार्ड है क्या? ब्लू प्लेनेट प्राइज। ये देखिए असाही ग्लास फाउंडेशन है जापान द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, जापान के द्वारा ये घोषणा की जाती है। और देखिए ये क्यों दिया जाता है? ये उन व्यक्तियों को, देखिए इंडिविजुअल को भी दिया जाता है, ये उन व्यक्तियों और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है जिन्होंने साइंटिफिक रिसर्च और उसके यूज करके जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड का एनवायरनमेंट है, जो वैश्विक पर्यावरण है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें कुछ सुधार किया है, उनका समाधान किया है, या इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बेहतरीन वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है अपने पर्यावरण के लिए, वो भी वैश्विक तौर पर, उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का नाम है ब्लू प्लेनेट प्राइज, दिया जाता है असाही ग्लास फाउंडेशन के द्वारा, जापान द्वारा। ठीक है, आपको पता है 2000, अब आप नोट कर लीजिए 2024 में देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको ऑप्शंस में ये भी मिल सकता है IPBES जो इसकी कंपनी का नाम है कि ये इन्हें दिया गया है, या फिर आपको इंडिविजुअल का नाम भी मिल सकता है, आपको रॉबर्ट कोस्टान भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से इसे टैकल करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में पूर्वी घाट पर साफ नदी में पाए जाने वाले गोम्फोनेमाइड डाइटम, ये एक एल्गी है, इसकी खोज की गई। इस गैम्फेनोमाइड जो डाइटम है इसका नाम क्या रखा गया है? तो देखिए इसका नाम रखा गया है इंडिकोनिमा। ठीक है, ये पूर्वी घाट पर पाया जाने वाला एक एल्गी है। देखिए पुणे के जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके वैज्ञानिकों ने इस पूर्वी घाट में सफेद पानी में जो पाया जाने वाला ये गोम्फोनेमाइड डाइटम है, इसकी एक नई प्रजाति की इन्होंने खोज की है। ये है क्या? डाइटम्स होते क्या है? ये क्या है? सूक्ष्म शैवाल है, वो छोटे छोटे एल्गी हैं जो हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए शैवाल क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, शैवाल का महत्व क्या है? शैवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑक्सीजन जनरेट करने में, ये ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली जो ऑक्सीजन है, पूरी दुनिया में जितनी ऑक्सीजन यूज होती है उसका 25% अकेले शैवाल उत्पादित करते हैं। अब आप देख लीजिए ये शैवाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जो ऑक्सीजन प्रयोग होने वाली है उसका 25% अकेले शैवाल ही उत्पादित करते हैं। ठीक है, आपको पता है फूड चेन क्या होती है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? वे जलीय खाद्य जो है श्रृंखला का आधार बनाते हैं जिससे अन्य जल जीवों को भोजन मिलता है। पानी की गुणवत्ता में ये सुधार करते हैं। पानी के रसायन विज्ञान में बदलाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता के कारण वे पानी की गुणवत्ता के उपयोगी संकेतक होते हैं। आपको पता है ये फूड चेन है, ये ग्रास है, ये माउस है। देखिए घास को ये माउस खाता है, ग्रास होपर खाता है। ठीक है, इसको ग्रास होपर को खा जाता है। ठीक है, ये एक चेन है, ये इसको खा लेता है। अब डियर है, ये ट्रीज खाता है। देखिए ये एक फूड चेन है। ठीक है, ईगल को ये खा जाएगा, मतलब एक फूड चेन है। हर कोई प्रकृति में एक दूसरे पर निर्भर है, आप जानते हैं। अच्छा आगे जानते हैं, इस नई प्रजाति को आपको पता है क्या नाम दिया गया है? हम पढ़ चुके हैं, इंडिकोनिमा इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा और क्या खोजें हुई हैं अभी? आपको पता है फिलहाल में पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज की गई, जो एक पौधे की प्रजाति है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई। यानी कि इंडिकोनिमा के अलावा हमने पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की भी खोज की है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहली विकेट हैट्रिक किसके द्वारा ली गई? पहली विकेट हैट्रिक तो ये किसने ली है? ये ली है पैट कमिंस ने। ठीक है, तो पैट कमिंस कौन है?
ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी T20 जो वर्ल्ड कप 2024 हो रहा है उसमें पहली हैट्रिक इन्होंने ली है। किसके खिलाफ ली है? बांग्लादेश के खिलाफ ये मैच खेला गया, ठीक है। और इससे पहले की बात करें T20 वर्ल्ड कप की, तो इससे पहले हैट्रिक किसने ली थी? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे ब्रेट ली, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही है। ब्रेट ली ने 2007 में ये हैट्रिक ली थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जो ब्रिक्स है, इस गेम्स का जो आयोजन है ये आपका किया जा रहा है रशिया में, ठीक है। आयोजन रशिया में किया जाएगा। 12 से 23 जून तक ये जो है रूस के कजान में इसका आयोजन किया गया। और ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है जो ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यूनिसेफ फॉर हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट HEI, द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण से भारत में कितने लोगों की मृत्यु हुई? देखिए ये एक बहुत ही भयावह आंकड़ा है। अब आप जान लीजिए पर्यावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। यदि हम इसे स्वच्छ नहीं रखेंगे तो अब आप आंकड़े जान लीजिए और देख लीजिए, यदि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी पढ़ाई का, हमारी लिखाई का कोई फायदा नहीं। देखिए वर्ष 2021 में भारत में पर्यावरण प्रदूषण से 23 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। देख लीजिए 23 लाख। देखिए यूनिसेफ और अमेरिका के हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है और भारत में इसमें कहा गया है, इस रिपोर्ट में 2021 में वायु प्रदूषण से होने वाले जितने भी मौतें हैं उनके आंकड़े जारी किए गए। ये पूरे विश्व के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में जो मौतें हुई हैं वो लगभग 81 लाख लोग मरे हैं वर्ष 2021 में। परंतु हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की बात करें अकेले भारत में 23 लाख लोगों की मौत इसमें हुई है, जो एक बहुत ही भयंकर और भयावह आंकड़ा है, ठीक है। और इसमें 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं 1,69,400 बच्चों की मृत्यु इसमें हुई है। अब आप जान लीजिए कि वायु को शुद्ध रखना, पर्यावरण को स्वच्छ रखना हम सबकी जवाबदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हमें जीना है तो सबसे पहले हमें पर्यावरण के लिए वर्क करना होगा, पर्यावरण के लिए निस्वार्थ भाव से हमें काम करना होगा, तभी हम अपने लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इस वातावरण को रहने लायक बना सकते हैं। अन्यथा एक एक दिन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचिए ऑक्सीजन का लेवल कितना बेकार हो जाएगा। यदि ये 23 लाख मौतें वर्ष 2021 में हो रही हैं तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला समय यदि हम नहीं संभले तो कितना खतरनाक हो। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जितने भी क्लासेस आपकी छूटी हुई हैं वो आपकी नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अपलोड कर दी जाएंगी। आपकी जितनी एक वीक की आपकी करंट अफेयर्स छूटी हैं, पूरे पूरे एक वीक की आपकी करंट अफेयर्स बची हुई हैं, ये आपकी 2 डेज के अंदर अपलोड कर दी जाएंगी सभी। तब तक के लिए अच्छा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।